जय भीम साथियों हम नॉलेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन संविधान का ज्ञान नाम से एक विचार चर्चा की श्रृंखला चला रहे हैं। इसमें संविधान के अध्याय के हर अनुच्छेद पर विस्तार से चर्चा करते हैं। मैं इंजीनियर हरदीप सिंह चुंबर हमारे सहयोगी मैडम आशा कुमारी चुंबर के साथ संविधान का ज्ञान पर वीडियो बनाकर इक्वालिटी एंड जस्टिस पटियाला यूट्यूब चैनल पर आपके साथ साझा कर चुके हैं। पिछले वीडियो में हम संविधान के अध्याय डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य नीति और मौलिक कर्तव्य के अनुच्छेद 46, 47, 48, 49 और 50 पर चर्चा कर चुके हैं। आज हम आपसे आगे के अनुच्छेद 51 पर बात करेंगे। जय भीम साथियों, मैं आशा कुमारी चुंबर इक्वालिटी एंड जस्टिस पटियाला यूट्यूब चैनल पर इंजीनियर हरदीप सिंह चुंबर के साथ हाजिर हूं। जैसे कि चुंबर साहब ने बताया है कि हम संविधान का ज्ञान के आगे के संविधान के चौथे अध्याय डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य नीति और मौलिक कर्तव्य के भाग के अनुच्छेद 51 पर बात करेंगे। स्रोत: राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत और मौलिक कर्तव्य से अंश भारत के संविधान के दो महत्वपूर्ण पहलुओं को रेखांकित करते हैं। पहला खंड, राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत, भारत सरकार के लिए अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने, राष्ट्रों के बीच सम्मानजनक संबंध बनाए रखने, अंतर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान करने और विवादों को मध्यस्थता के माध्यम से हल करने के लिए दिशा निर्देश निर्धारित करता है। दूसरा और अधिक विस्तृत खंड, मौलिक कर्तव्य, भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए कर्तव्यों की एक श्रृंखला को सूचीबद्ध करता है। इन कर्तव्यों में संविधान का पालन करना, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना, राष्ट्र की संप्रभुता और एकता को बनाए रखना, सांप्रदायिक सौहार्द को बढ़ावा देना, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना और वैज्ञानिक सोच विकसित करना शामिल है। इसके अतिरिक्त यह खंड सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा और हिंसा को त्यागने पर भी जोर देता है, जिसमें माता-पिता या अभिभावकों का अपने बच्चों को शिक्षा प्रदान करने का कर्तव्य भी शामिल है। चलो आओ सुने विचार चर्चा। आज की चर्चा में स्वागत है। आज हम भारतीय संविधान के दो ऐसे हिस्सों पर गहराई से नजर डालेंगे जो दिखाते हैं कि भारत खुद को दुनिया में कैसे देखता है और साथ ही अपने नागरिकों से क्या अपेक्षा रखता है। हमारे सामने संविधान के ही अंश है, एक तरह से देखें तो। एक राज्य के लिए मार्गदर्शन है और दूसरा नागरिकों के लिए कर्तव्य। हाँ बिल्कुल, ये बहुत ही दिलचस्प पहलू है संविधान के। हम खास तौर पर बात करेंगे राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों में से अनुच्छेद 51 की। ये अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से जुड़ा है। और फिर अनुच्छेद 51A, जिसमें नागरिकों के मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। हाँ, मकसद ये समझना है कि ये प्रावधान असल में क्या कहते हैं और आज के समय में इनके क्या मायने हो सकते हैं। तो चलिए इस संवैधानिक सोच की तह तक चलते हैं। जरूर। शुरुआत करते हैं अनुच्छेद 51 से। ये, जैसा मैंने कहा, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों का हिस्सा है। हाँ। तो ये सिद्धांत मतलब राज्य को नीतियां बनाते समय एक दिशा दिखाते हैं। अनुच्छेद 51 खास तौर पर भारत की विदेश नीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर केंद्रित है। सही। इसमें राज्य से 4 मुख्य बातें करने का प्रयास करने को कहा गया है। पहला, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। और दूसरा, राष्ट्रों के बीच न्यायसंगत और सम्मानजनक संबंध बनाए रखना। हाँ, और इसके साथ ही सी, जो संगठित लोग हैं मतलब राष्ट्र, उनके आपसी व्यवहार में अंतर्राष्ट्रीय कानून और जो संधियां हैं उनके प्रति सम्मान बढ़ाना। और चौथा डी, जो भी अंतर्राष्ट्रीय विवाद हो उनको मध्यस्थता से मतलब बातचीत से सुलझाने के लिए प्रोत्साहित करना। यहाँ एक अहम बात ये है कि ये निर्देशक सिद्धांत है, मतलब ये कि इन्हें आप कोर्ट में जाकर लागू नहीं करवा सकते जैसे मौलिक अधिकारों को करवा सकते हैं। ये राज्य के लिए एक तरह से नैतिक और राजनीतिक दिशा निर्देश है, एक आदर्श है जिसकी तरफ बढ़ने की कोशिश करनी है। हाँ। और ये दिखाता है कि संविधान बनाने वालों की सोच क्या थी, वो भारत को दुनिया के मंच पर कैसे देखना चाहते थे। एक शांति प्रिय, न्याय को मानने वाला और नियमों का पालन करने वाला राष्ट्र। तो ये सिर्फ एक अच्छी भावना व्यक्त करने से कुछ ज्यादा है।
मतलब ये सिद्धांत राज्य को एक तरह का नैतिक कंपस देते हैं कि दुनिया के साथ कैसे पेश आना है। बिल्कुल। लेकिन क्या ये सिर्फ एक आदर्शवादी सोच है या इसका कोई व्यवहारिक असर भी हमें देखने को मिलता है? देखिए, ये सवाल बहुत अच्छा है। आदर्शवादी तो है निश्चित रूप से, लेकिन ऐसा नहीं कि ये पूरी तरह अव्यावहारिक हो। अगर आप भारत की विदेश नीति को देखें, जैसे पहले गुटनिरपेक्षता का सिद्धांत था या पंचशील के समझौते, तो कहीं ना कहीं इन मूल्यों की झलक उनमें दिखती है। अच्छा। भले ही ये सीधे कोर्ट में लागू ना हो, लेकिन ये सरकार की नीतियों को जरूर प्रभावित करते हैं और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत जो अपना पक्ष रखता है उसका आधार भी बनते हैं। इसे आप भारत की सॉफ्ट पावर का एक स्रोत भी कह सकते हैं। ये दिलचस्प पहलू है। अब संविधान के एक दूसरे महत्वपूर्ण हिस्से पर आते हैं, भाग IVA और उसका अनुच्छेद 51A। ये मौलिक कर्तव्यों की बात करता है। यहाँ ये जानना शायद जरूरी है कि ये कर्तव्य संविधान जब बना तब उसमें नहीं थे। हाँ, ये मूल संविधान का हिस्सा नहीं थे। इन्हें 1976 में 42nd संशोधन के जरिए जोड़ा गया था। हाँ, 1976 में। बिल्कुल। और ये जानना भी महत्वपूर्ण है कि इन्हें जोड़ा क्यों गया। उस समय ऐसा महसूस किया गया कि नागरिकों को सिर्फ अधिकार ही नहीं मिलने चाहिए, बल्कि राष्ट्र और समाज के प्रति उनके कुछ कर्तव्य भी होने चाहिए। एक तरह से अधिकारों और कर्तव्यों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश थी। अच्छा, बैलेंस की बात। हाँ, बैलेंस। इनका उद्देश्य था नागरिकों में जिम्मेदारी की भावना जगाना, अनुशासन लाना और जो राष्ट्रीय लक्ष्य हैं उनके प्रति एक समर्पण पैदा करना। तो देखते हैं ये कर्तव्य क्या कहें। अनुच्छेद 51A कहता है कि हर भारतीय नागरिक का ये कर्तव्य होगा कि वह, शुरुआत होती है A, संविधान का पालन करे और उसके जो आदर्श हैं, संस्थाएं हैं, राष्ट्रध्वज है और राष्ट्रगान है, उसका आदर करे। ये तो काफी बुनियादी लगता है। हाँ, ये बुनियादी है, लेकिन ये नींव है। ये एक तरह से पूरी संवैधानिक व्यवस्था और राष्ट्रीय प्रतीकों के प्रति सम्मान को स्थापित करता है। इसके बाद आता है B, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करने वाले महान आदर्शों को संजोना और उनका पालन करना। इसका मतलब सिर्फ इतिहास याद रखना नहीं है, बल्कि वो जो मूल्य थे, जैसे त्याग, अहिंसा, समानता, उनको अपने जीवन में भी उतारना है। फिर है C, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना और उसे बनाए रखना। और D, देश की रक्षा करना और जब भी आह्वान किया जाए यानी बुलाया जाए तो राष्ट्रीय सेवा करना। ये कर्तव्य तो सीधे सीधे राष्ट्र की सुरक्षा और अखंडता से नागरिक को जोड़ते हैं। हाँ, ये पहले 4 कर्तव्य तो ज्यादातर राष्ट्र, उसके इतिहास और सुरक्षा पर ही केंद्रित लग रहे हैं, लेकिन जैसा आपने कहा इनका दायरा शायद इससे भी बड़ा है। निश्चित रूप से। अगला कर्तव्य E इसी व्यापकता को दिखाता है। ये कहता है भारत के सभी लोगों में समरसता यानी मेलजोल और समान भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना, जो धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभावों से परे हो, और ऐसी प्रथाओं का त्याग करना जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। ये तो बहुत महत्वपूर्ण है, सामाजिक सद्भाव और लैंगिक न्याय। बिल्कुल, ये किसी भी स्वस्थ समाज की एकदम बुनियाद है। और फिर संस्कृति और पर्यावरण की भी बात आती है इसमें। हाँ बिल्कुल। कर्तव्य G कहता है हमारी सामासिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। यहाँ ये शब्द सामासिक संस्कृति यानी कॉम्पोजिट कल्चर बहुत महत्वपूर्ण है। ये भारत की विविधता को, अनेकता में एकता को स्वीकार करता है और उसे सहेजने की जिम्मेदारी नागरिक पर डालता है। फिर आता है G, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और संवर्धन करना, जिसमें वन, झील, नदी, वन्य जीव शामिल हैं और प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखना। पर्यावरण संरक्षण को मौलिक कर्तव्य बनाना ये उस समय की दूरदर्शिता दिखाता है। ये सिर्फ राष्ट्रीय नहीं बल्कि एक वैश्विक चिंता भी है। तो ये कर्तव्य सिर्फ राष्ट्र तक ही सीमित नहीं है, बल्कि समाज और प्रकृति तक फैले हुए हैं। आगे के कर्तव्य तो मुझे लग रहा है व्यक्ति के अपने विकास और सार्वजनिक जीवन से ज्यादा जुड़े हैं। हाँ, आपने सही समझा। कर्तव्य ख कहता है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करना। ये तर्कसंगत सोच, मानवीय मूल्यों और लगातार सीखने और बेहतर करने की प्रवृत्ति पर जोर देता है, जो एक आधुनिक समाज के लिए बहुत जरूरी है। सही।
फिर सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना और हिंसा से दूर रहना, ये नागरिक अनुशासन की बात करता है। और जे व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करना, ताकि राष्ट्र निरंतर नई ऊंचाइयों को छुए। ये एक तरह से व्यक्तिगत और राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर प्रगति के लिए एक आह्वान है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण और उत्कृष्टता का प्रयास, ये कर्तव्य दिखाते हैं कि संविधान सिर्फ अतीत का सम्मान करने को नहीं कह रहा है, हाँ? बल्कि भविष्य निर्माण में एक सक्रिय भूमिका निभाने के लिए भी प्रेरित कर रहा है। बिल्कुल, ये भविष्य की ओर देखने वाले कर्तव्य हैं। ये नागरिकों को सिर्फ नियमों का पालन करने वाला नहीं मानते, बल्कि देश को आगे ले जाने वाले सक्रिय एजेंट के रूप में देखते हैं। और हाँ, अंत में एक कर्तव्य है जो बाद में जोड़ा गया 2002 में 86वें संशोधन से, वो है के। हाँ, वो शिक्षा वाला। हाँ, वही। माता पिता या संरक्षक का कर्तव्य होगा कि वे 6 से 14 साल तक की आयु वाले अपने बच्चे या यथास्थिति वार्ड को शिक्षा के अवसर प्रदान करें। ये तो सीधे शिक्षा के अधिकार से जुड़ता है, जिसे उसी संशोधन से मौलिक अधिकार भी बनाया गया था। हाँ, बिल्कुल। ये दिखाता है कि संविधान कैसे समय के साथ विकसित होता है और नई जरूरतों, नई प्राथमिकताओं को अपने में शामिल करता है। ये शिक्षा की जिम्मेदारी सिर्फ राज्य पर ही नहीं, बल्कि परिवार पर भी डालता है। तो कुल मिलाकर ये जो 11 कर्तव्य हैं, ये नागरिक जीवन के कई आयामों को छूते हैं: राष्ट्रीय, सामाजिक, सांस्कृतिक, पर्यावरणीय, बौद्धिक और व्यक्तिगत भी। तो हमने देखा कि अनुच्छेद 51 राज्य के लिए एक वैश्विक दृष्टि तय करता है, शांति, न्याय, सम्मान की। और अनुच्छेद 51A नागरिकों के लिए कर्तव्यों की एक लंबी सूची देता है। अब वो सवाल जो शायद कई सुनने वालों के मन में आ रहा होगा, क्या इन दोनों के बीच कोई गहरा संबंध है? एक तरफ विदेश नीति के इतने ऊंचे आदर्श और दूसरी तरफ नागरिकों के रोजमर्रा के ये कर्तव्य। हाँ, ये वाकई एक दिलचस्प सवाल है और इसका जवाब शायद उतना सीधा नहीं है जितना लगता है। पहली नजर में शायद ये दोनों अलग अलग दिखें, लेकिन अगर आप थोड़ा गहराई से सोचें तो एक बहुत महत्वपूर्ण अप्रत्यक्ष रिश्ता है। अप्रत्यक्ष रिश्ता कैसे? ऐसे सोचिए, अनुच्छेद 51 कहता है कि राज्य राष्ट्रों के बीच न्यायसंगत और सम्मानजनक संबंध बनाएगा। ठीक है? अब कोई भी देश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान कैसे पाता है? शायद तब जब वो खुद अंदर से मजबूत हो, एकजुट हो, प्रगति कर रहा हो, शायद। बिल्कुल, आप एकदम सही दिशा में सोच रहे हैं। यहीं पर मौलिक कर्तव्य तस्वीर में आते हैं। जब नागरिक कर्तव्य के तहत देश की एकता और अखंडता बनाए रखते हैं, या कर्तव्य ई के तहत भाईचारे को बढ़ावा देते हैं, तो देश अंदर से क्या होता है? मजबूत होता है। हाँ, सही बात है। जब नागरिक कर्तव्य जे के अनुसार उत्कृष्टता की ओर प्रयास करते हैं, व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से, या एच के अनुसार वैज्ञानिक दृष्टिकोण और सुधार की भावना अपनाते हैं, तो देश क्या करता है? प्रगति करता है। तो एक देश जो अंदरूनी तौर पर मजबूत है, एकजुट है और प्रगतिशील है, वही तो दुनिया में एक सम्मानजनक स्थान बना सकता है। और वही देश अनुच्छेद 51 में दिए गए लक्ष्यों को, मतलब अंतर्राष्ट्रीय शांति और न्याय संगत संबंधों को, ज्यादा प्रभावी ढंग से हासिल कर सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि संविधान बनाने वालों की सोच काफी गहरी थी। वे शायद ये संकेत दे रहे थे कि भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा सिर्फ हमारे नेताओं या राजनयिकों के हाथ में ही नहीं है, बल्कि ये हम सब, हर नागरिक के कंधों पर भी टिकी है। मतलब घर पर राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना या पड़ोस में सद्भाव बनाए रखना, ये अप्रत्यक्ष रूप से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की आवाज को वजन दे सकता है। हाँ, आप इसे बिल्कुल इस तरह से देख सकते हैं। ये एक तरह का इकोसिस्टम जैसा है। जब नागरिक अपने पर्यावरण कर्तव्य की रक्षा करते हैं, तो भारत वैश्विक मंच पर एक जिम्मेदार राष्ट्र के रूप में उभरता है। क्लाइमेट चेंज की चर्चा में उसकी बात का वजन होता है। जब नागरिक अहिंसा से दूर रहते हैं, कर्तव्य आई, तो देश में आंतरिक शांति बनी रहती है, जो बाहरी शांति स्थापित करने के प्रयासों के लिए जरूरी है। अच्छा। जब वे सामाजिक संस्कृति का सम्मान करते हैं और उसे सहेजते हैं, तो दुनिया भारत की विविधता की ताकत को देखती है और उसका सम्मान करती है। तो हाँ, नागरिकों द्वारा अपने कर्तव्यों का पालन जाने अनजाने में राष्ट्र को वो आंतरिक शक्ति और वो नैतिक आधार प्रदान करता है, जो अनुच्छेद 51 में निर्धारित वैश्विक भूमिका निभाने के लिए बेहद आवश्यक है। ये तो एक बहुत ही रोचक नजरिया है। तो आज की इस चर्चा से हमने भारतीय संविधान के 2 महत्वपूर्ण आयामों को काफी नजदीक से देखा।
एक और है अनुच्छेद 51, जो राज्य के लिए एक वैश्विक आदर्श स्थापित करता है, शांति, न्याय और कानून के सम्मान पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय संबंध बनाने का प्रयास करता है। ये कर्तव्य संविधान के सम्मान से लेकर राष्ट्रीय एकता, सामाजिक सद्भाव, पर्यावरण संरक्षण, वैज्ञानिक सोच, उत्कृष्टता के प्रयास और यहाँ तक कि शिक्षा तक फैले हुए हैं। ये सिर्फ नियम नहीं है, बल्कि एक जिम्मेदार नागरिक और एक सशक्त राष्ट्र के निर्माण के लिए नैतिक मार्गदर्शक है। और शायद सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये दोनों अनुच्छेद मिलकर दिखाते हैं कि संविधान केवल सरकार चलाने की एक नियमावली भर नहीं है। ये एक सपना है, एक ऐसे भारत का जो आंतरिक रूप से मजबूत, एकजुट और नैतिक हो और बाहरी दुनिया के साथ शांति और सम्मान के साथ जी सके। बिल्कुल सही कहा। और यहाँ हम शायद श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ सकते हैं। हमने राज्य के लक्ष्यों और नागरिक कर्तव्यों के बीच इस अप्रत्यक्ष लेकिन महत्वपूर्ण संबंध की बात की है। जरा सोचिए, अगर हर नागरिक इन मौलिक कर्तव्यों को केवल एक औपचारिकता ना मानकर बल्कि अपनी रोजमर्रा की जिम्मेदारी समझें, तो इसका जो सम्मिलित प्रभाव होगा वो भारत की वैश्विक छवि और भूमिका को, जैसा अनुच्छेद 51 में सोचा गया है, कितना शक्तिशाली बना सकता है। क्या व्यक्तिगत स्तर पर निभाया गया एक छोटा सा कर्तव्य भी जब सब मिलकर निभाएं, तो राष्ट्र की वैश्विक नियति को आकार देने में अपनी भूमिका निभा सकता है? धन्यवाद साथियों, आपने वीडियो ऑडियो को पूरा सुना। धन्यवाद। उम्मीद है आपको इसका लाभ होगा। हम संविधान के ज्ञान अध्याय डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य नीति और मौलिक कर्तव्य के आगे के अनुच्छेदों पर अगली वीडियो में बात करेंगे। आप इक्वालिटी एंड जस्टिस पटियाला यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहें। अगर आपको पसंद आए तो कृपया इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें। हम रोजाना नॉलेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का ज्ञान पर चर्चा करते हैं। भारत के संविधान के प्रत्येक अनुच्छेदों को समझने के लिए हम उन पर चर्चा साझा करते हैं। अगर चाहते हैं कि आपके भाई, बहन और मित्रों को भी संविधान का ज्ञान हो तो कृपया इस वीडियो को उनके साथ साझा जरूर करें। आपके पास वीडियो पहुंचती रहे तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब हमें अनुमति दें। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। प्लीज टेक केयर योर ओन सेल्फ।